राधे राधे। तो आज हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी में हम पहले पढ़ेंगे सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ जो है वह सेल से ही है। तो पहले सेल पढ़ते हैं। तो हमने जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। और इसमें हम जो है NCERT के हिसाब से ही चलेंगे, बिल्कुल उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन चलेंगे NCERT के हिसाब से। और सबसे पहले हमें पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए भाई, सर्वे करना चाहिए चैप्टर का कि चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और फिर उसके बारे में क्वेश्चंस मन में सोचने हैं कि यह क्या होता है, सेल क्या होती है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सॉरी, और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, और किन किन साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी, क्यों की थी, किस बेस पर की थी, कैसे की थी। इस प्रकार के जो माइंड में क्वेश्चंस आएंगे नहीं, तो फिर हम वह एक्टिवली पढ़ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राइटिंग का इश्यू हो सकता है, तो उसे ज़्यादा नहीं लें। सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, ये पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो पहले हम सर्वे कर लेते हैं इस चैप्टर का। कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना है व्हाट इज सेल, सेल क्या है, ठीक है। हमें पढ़ना है इसके अंदर सेल थ्योरी पढ़नी है, सेल थ्योरी कि सेल की थ्योरी क्या है, सेल है क्या, सेल का मतलब क्या है। एक तो सेल क्या है और सेल की थ्योरी सिद्धांत क्या है, कि किस बेसिस पर हम किसी की डेफिनेशन दे सकते हैं कि सेल क्या है। तो सेल क्या है वह देखेंगे, सेल थ्योरी में देखेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का ओवरव्यू देखेंगे इसमें कितने प्रकार की सेल है, टाइप ऑफ सेल देखेंगे, शेप साइज देखेंगे सेल्स का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स आ जाएंगे सेल ओवरव्यू के अंदर, शेप साइज वगैरह आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे सेल्स के टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे पहले तो, टिक सेल्स देखेंगे, और दूसरा देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या देखेंगे, सेल इनवलप, सेल इनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन देखेंगे। और देखेंगे कि राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन्स बॉडी कौन कौन सी हैं, वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, चलो भाई इधर चलो। मॉडिफिकेशन, ठीक है। दूसरा वो देखेंगे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, इस चैप्टर के अंदर ये देखेंगे। यूकैरियोट्स के अंदर क्या देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। यूकैरियोट्स के अंदर देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या है, और देखेंगे सेल वॉल क्या है, ठीक है। और इधर ही बना देते हैं हम। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल देख लेंगे। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन,
ब्रेन वह सिस्टम जिसमें मेम्ब्रेन भी हैं, जिन ऑर्गेनल्स के अंदर मेम्ब्रेन्स हैं और वे मेम्ब्रेन्स वाले जो ऑर्गेनल्स हैं आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब समन्वय स्थापित करते हैं, कनेक्टेड है, फ्रेंडशिप है, एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते, उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं वो। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और वेसिकल्स हो गया, और लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये हो गए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। फिर पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पढ़ेंगे हम प्लास्टिड, प्लास्टिड्स, और पढ़ेंगे फिर हम राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, और पढ़ेंगे हम साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, राइटिंग पर नहीं जाएं, थोड़ा मैं और सुधार कर लूँगा इसमें। सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज, बस। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बस इतना है ये चैप्टर। तो ये हो गया चैप्टर का सर्वे। क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में? सेल क्या है, सेल थ्योरी है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स, सेल का ओवरव्यू देखेंगे, कैसी है सेल, शेप साइज वगैरह, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। अब ब्रेन में हमें क्वेश्चंस आने चाहिए कि ये होता क्या है। चैप्टर पढ़ने से पहले एक्टिवनेस आनी चाहिए ब्रेन के अंदर कि सेल थ्योरी किसने दी, क्यों दी, कैसे दी, ठीक है, किन किन साइंटिस्ट ने दी, किस प्रकार से इम्प्रूव हुई। फिर एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का ओवरव्यू लिया गया कि वह कैसी होती है, शेप साइज कैसा होता है, कहाँ कहाँ मिलती है, कितनी छोटी होती है, लंबी होती हैं, लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं। फिर कितने टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, कैसी होती है, क्या उनके फंक्शन होते हैं, ये अब क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा स्टेप है एस क्यू, क्यू मतलब क्वेश्चनिंग करना अब अपने आप से। यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या उनके अंदर है। फिर उनके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कैसे फंक्शन करती है, कैसी दिखती है, क्या इसका फंक्शन है, प्लास्टिड्स क्या हैं, राइबोसोम्स क्या हैं, साइटोस्केलेटन क्या है, सीलिया एंड फ्लैजिला क्या है, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स क्या है, कैसे बनते हैं, क्या इनका फंक्शन है, न्यूक्लियस क्या है, माइक्रोबॉडीज़ क्या है। इस प्रकार से इसमें पूरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। ये सर्वे हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। व्हाट इज सेल? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life, functional unit of life, unit of life, यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है? यूनिट है लाइफ की, सब मतलब एक सेल से छोटी कोई भी लाइफ नहीं हो सकती, ठीक है। एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट structure of a cell does not ensure independent living,
जैसे कि वायरस है, वायरस जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, सेल से छोटी स्ट्रक्चर है, तो ये लिविंग नहीं है ना ही नॉन लिविंग है, क्योंकि इसके लिए अगर होस्ट मिल जाता है तो यह लिविंग की तरह फंक्शन करने लगता है, अपने आरएनए डीएनए को कन्वर्ट करके उसका मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, उसका डिवीजन करने लगता है। वायरस किसी भी होस्ट सेल के अंदर जा कर के खुद से ग्रो करने लगता है, लिविंग सेल की तरह बिहेव करने लगता है वायरस, ठीक है। लेकिन ये लिविंग नहीं है, इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं है, ये डिपेंड होगा किसी होस्ट पर तब लिविंग कहलाएगा, ठीक है। वायरस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर केवल सिंगल सेल होती है, और ये क्या कर सकते हैं, ये कैपेबल होते हैं, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दूसरा क्या, किसके लिए कैपेबल हो सकते हैं ये, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्स के होते हैं। सिंगल सेल्स जो है वह इंडिपेंडेंट लिविंग है, तो इसलिए वह इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है। और जितने भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं लाइफ के, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, वो सारे कर सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, काफ़ी सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सेल तो ये हुआ, सेल बेसिकली हमने क्या पढ़ा, सेल क्या है, सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, मतलब इससे छोटी अगर सेल मिलकर ही नई स्ट्रक्चर बनती है बॉडी की, काफ़ी सारी सेल्स मिलकर के, इससे छोटी कोई भी चीज़ अगर जुड़ेगी तो उससे नहीं बनेगा, सेल होनी चाहिए। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब कि सेल फंक्शन कर सकती है लाइफ के। सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं, सारी केमिकल्स रिएक्शन सेल्स के अंदर होती हैं, और सेल्स मिलकर के टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, फिर वह स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। इस प्रकार से सारे फंक्शंस होते हैं। और कुछ भी जो सेल से छोटा है, सेल की स्ट्रक्चर से कम है, लेस देन एनीथिंग, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है वह। तो सेल के बिहाफ पर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे होते हैं जो सिंगल सेल्स के बने होते हैं। वे क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, जिस प्रकार से सेल करती है, जैसे कि अमीबा हो गया और वायरस हो गए। मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल्स के आते हैं, मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं, और प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जितने भी एसेंशियल फंक्शन हैं लाइफ के वो कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ मैनी सेल, composed of many cell, ठीक है। तो ये हुआ सेल थ्योरी। तो क्वेश्चन आने चाहिए सेल थ्योरी है क्या, सेल का जो मतलब बेसिक डेफिनेशन, सेल थ्योरी से यहाँ मतलब है डेफिनेशन क्या है सेल की, जो साइंटिस्ट ने दी है सेल थ्योरी। जो फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी किसने दी, वो दी थी रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। किन्होंने दी थी, 1855 में दी थी रुडोल्फ विर्चो। फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी
गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। कब दी थी? 1855 में दी थी। इन्होंने क्या दिया था ये सेल थ्योरी में? नंबर 1 दिया था कि इन्होंने बताया था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स के ही तो बने हुए हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। थोड़ी समझे, पहली बार थोड़ा बोलने में थोड़ा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म are composed of cells and product of cell. Products of cells। ठीक है। दूसरा क्या दिया था इन्होंने बताया था कि जो नई सेल बन रही है वो कहाँ से आ रही है? तो वो आ रही है, पहले जो सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होकर के नई सेल बन रही है। इन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, लैटिन में बोलता है। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये बोला था। ठीक है। तो ये सेल थ्योरी का फाइनल शेप है। इसमें किन किन का योगदान है, किन किन का पार्टिसिपेशन है, क्या है वो हम देखते हैं। एनसीईआरटी से ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है। और इम्प्रूव होगा धीरे धीरे, 1-2 लेक्चर में इम्प्रूव कर लूँगा मैं विश्वास दिला रहा हूँ। और साथ में हम और भी चीज़ें लेकर चलेंगे। ठीक है। तो प्लांट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, के बने हुए हैं और उन सेल्स के कारण प्लांट टिश्यू बन रहे हैं। विच फॉर्म विच फॉर्म प्लांट टिश्यू इन्होंने इतना दिया था। और इसी टाइम पर दूसरे साइंटिस्ट थे इन 1839 में, थियोडोर स्वान। स्वान यानी कुत्ता होता है संस्कृत में। ठीक है। संस्कृत में कुत्ता को स्वान बोलते हैं। तो इस प्रकार से याद रख लीजिए कि थियोडोर स्वान, जो स्वान है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। थियोडोर स्वान ये क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने पाया कि एनिमल सेल्स के ऊपर जो होता है एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था इन्होंने। आउटर थिन लेयर बताया था इन्होंने। यह भी बताया था कि जब ये स्टडी कर रहे थे प्लांट सेल्स के ऊपर, तो इन्होंने पाया कि प्लांट सेल्स के ऊपर एक लेयर और मिलती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये भी इन्होंने ही बताया था। इन्होंने
अपनी हाइपोथेसिस के बेसिस पर बताया कि प्लांट और एनिमल्स जो हैं वह सेल्स के बने हुए हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। सेल स्लेड एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी दी थी। फिर उसके बाद क्या आए थे, रुडोल्फ बर्चो आए थे, इन्होंने फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी को। थियोडोर स्वान, स्लेडन और स्वान की जो सेल थ्योरी है उसको फाइनल शेप दिया था। फाइनली इन्होंने करेक्ट किया था और फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी दिया था 1855 में। इन 1855 में all living organisms are composed of cells and product of cells and all cells arise from pre-existing cells, omnicellular ecellular। और अब आते हैं an overview of cell, an overview of cell, an overview of cell। सेल का ओवरव्यू। तो सेल जो होती है टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। नंबर 1 होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। पहले हम यूकैरियोटिक लिख लेते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। दूसरी होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, फोटो दिखना चाहिए क्योंकि जमाना सही आ गया। यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियाई जो है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। और ये कौन सी होती हैं? विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन होता है इनके अंदर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस। इनके अंदर अदर मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनल। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है, और वेसिकल्स है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया, ETC काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनमें नहीं होते हैं नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, ठीक है, इनमें नहीं होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो होता है, दोनों के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, बोथ यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव द मैट्रिक्स विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, दोनों के अंदर राइबोसोम होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन बोथ सेल इज राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन, समझ में आ जाए, प्रेजेंट इन बोथ सेल्स। तो जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इन दोनों के अंदर, उससे क्या है, सेल वॉल्यूम बनता है, वॉल्यूम
मतलब सेल का साइज, ठीक है। और राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर which present in both cell is that is राइबोसोम। राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम और कहाँ पाया जाता है, ये हम ओवरव्यू देख रहे हैं सेल का, ठीक है। दो प्रकार की सेल होती हैं, राइबोसोम्स फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर भी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। और एनिमल सेल्स के अंदर जो है नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन सी है राइबोसोम के अलावा, सेंट्रोसोम, सॉरी, एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम जो है इन एनिमल सेल्स। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये किस में हेल्प करती है, हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेल की शेप और साइज। सेल डिफर ग्रेटली इन शेप एंड साइज एंड एक्टिविटी। सेल डिफर ग्रेटली साइज, शेप एंड एक्टिविटी। हर चीज़ में डिफ़र करती हैं सेल। साइज पर बात करें तो सबसे छोटी जो है माइकोप्लाज्मा है, और उससे भी छोटा है PPLO, प्लूरोनिमिनो लाइक ऑर्गेनिज्म। कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, कलर दूसरा ले लेता हूँ, माइकोप्लाज्मा ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, बैक्टीरिया के अंदर ही आता है, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है माइकोप्लाज्मा, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है, ये भी याद रखना, इन लेंथ। इसके बाद है अपना क्या, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया वो होते हैं 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वह सबसे बड़ी सेल है एक, यूनिकली, ठीक है। और आरबीसी कितनी होती है, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर की होती है आरबीसी। ये किस में, डायमीटर में है, डायमीटर में, ठीक है। और नर्व सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है। दूसरी बात करते हैं शेप पर। तो शेप क्या होती है इनकी, कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। शेप में भी
डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, ओवल हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, कॉलमनार हो सकती है, और थ्रेड लाइक हो सकती है, और इर्रेगुलर भी हो सकती है, एंड इर्रेगुलर। ये एन ओवरव्यू ऑफ सेल हो गया। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो हमें क्या करना चाहिए, पहले सर्वे करना चाहिए चैप्टर का कि हमें पढ़ना क्या है। दूसरी बात, उसमें क्वेश्चंस मन में लाने चाहिए ये है क्या ये। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए जो हमने पढ़ा, रीड या स्टडी मतलब समझना। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, रिसाइट करना चाहिए ब्रेन में, एक बार आंख बंद करके देखो क्या आया याद। फिर अगर डाउट आए तो फिर दोबारा रिवाइज करना चाहिए। तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हमने सर्वे किया था चैप्टर का। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें व्हाट इज़ सेल, सेल क्या है, ठीक है। और हमें पढ़ना है सेल थ्योरी क्या है, सेल की थ्योरी क्या है, एंड ओवरव्यू ऑफ सेल क्या है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमें पढ़ना है बाद में। ठीक है, हमने पढ़ा सेल क्या है। अब सोचना है सेल है क्या। तो सेल है जनरली, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जैसे कि वायरस जो है वह डिपेंडेंट लिविंग है, मतलब कि होस्ट पर डिपेंड होगा तो लिविंग है। और सेल जो होती है, अगर सिंगल सेल का कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है और परफॉर्मिंग द ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, सेल थ्योरी क्या है और सेल थ्योरी किसने दी। सेल थ्योरी मतलब सेल को परिभाषित करना, मतलब डिफाइन करना, उसे बोलते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी की फाइनल शेप दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। वैसे तो 1838 में, 1838 में मैथियस स्लेडेन जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट पर स्टडी की, प्लांट टिश्यू पर स्टडी की। उन्होंने पाया कि प्लांट्स के अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं जो मिलकर के प्लांट टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं थियोडोर स्वान। उसी टाइम पर लगभग 1839 के टाइम पर उन्होंने एनिमल सेल्स पर स्टडी की। उन्होंने पाया कि एनिमल सेल्स की आउटर जो लेयर है वह थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स के अंदर। उसका नाम उन्होंने प्लाज्मा, जो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उन्होंने नाम नहीं दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्लांट पर भी स्टडी की थी। उन्होंने पाया कि प्लांट सेल्स के ऊपर एक और सेल वॉल पाई जाती है। तो उन्होंने यह कंक्लूड दिया कि यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का कि सेल वॉल प्रेजेंट है तो वह प्लांट होगा। यह बोला था कि यूनिक कैरेक्टर ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, और उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस के बेस पर बताया था कि प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद स्लेडन और स्वान ने एक साथ सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, लेकिन वह इतनी अच्छी नहीं थी, वह यह डिफाइन नहीं कर पाई कि सेल कहाँ से आई। तो फिर फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी किन्होंने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने दिया, इन 1855 में दिया। उन्होंने बताया कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये स्वान ने दिया था, उन्हीं से लिया है। और ये ऐड कर दिया है रुडोल्फ विर्चो ने कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमने सेलुला ई सेलुला। ये रहा मैथ्यू स्लेडन ने। ठीक है, ये थियोडोर स्वान, ये पढ़ लिया, भी बोल दिया मैंने। एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स के अंदर हमने क्या देखा, ये सेल दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है। अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें ऑर्गेनल बोलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया। ठीक है, लाइसोसोम हो गया, पैरोक्सिसोम हो गए।
ठीक है, ये हुए। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते इनके अंदर। दोनों के अंदर जो है नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एक राइबोसोम होता है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं राइबोसोम, ठीक है। और हमने बताया राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम्स क्या है, इन एनिमल सेल्स के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी, सब में अलग अलग, हर सेल अलग अलग फंक्शन करती है, अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी शो करती हैं। आइज़ की सेल्स अलग एक्टिविटी शो करती हैं, ठीक है, स्टोमा की जो सेल्स हैं वे अलग एक्टिविटी शो करती हैं, स्किन की सेल अलग एक्टिविटी शो करती हैं और अलग ही साइज होता है, अलग ही शेप होता है। इसी प्रकार से जैसे PPLO है, प्लूरोनिमोनो-लाइक ऑर्गेनिज्म, ये 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, लेंथ में बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। लार्जेस्ट सेल जो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच का है, RBC 7 माइक्रोमीटर होती है इन डायमीटर। नर्व सेल लॉन्गेस्ट होती है और शेप जो होती है सेल्स की में भी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, कॉलमनार हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, पहला लेक्चर है, ठीक है। कुछ थोड़ा मुझ में भी कमी है, कमी सब में होती है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, आप में भी कमी होंगी कुछ भी, तो किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे इम्प्रूव होगा? हाँ, अभ्यासेन, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। चलो एक श्लोक बता के जाते हैं, कुछ भी, कौन सा श्लोक बताएं? आशा ही परम दुखम। आशा ही परम दुखम। अरे यार, राइटिंग भी बहुत दिक्कत आ रही है। मैं इम्प्रूव कर लूँगा थोड़ा, ठीक है। निराश्यम परम सुखम। मतलब क्या है? आशा ही परम दुखम। किसी भी चीज़ की आशा कर लेना, आस कर लेना, वह दुख का कारण बनता है, क्योंकि कब क्या होगा, क्या हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित नहीं है। आप अभी क्या सोच रहे हैं, आगे क्या होगा, योजना ही बना सकते हैं, आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन होना नहीं होना यह नियति के हाथ में है। नियति क्या है वह हम अगले लेक्चर में समझेंगे। थोड़ा ये भी चीज़ें समझना आवश्यक है। नियति क्या है? नियति से ही सब कुछ निर्धारित होता है। निराश्रम परम सुखम। अगर आप किसी चीज़ की आस नहीं करते हैं, बस अपना कर्म करते चलते हैं, तो आपको सुख की अनुभूति होगी। और सुख और दुख सब मन के खेल हैं। कैसे ये होते हैं, क्या होते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। भगवत गीता भी साथ में एक एक श्लोक लेके चलेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट बीच में, ताकि मोटिवेशन रहे ब्रेन के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, मतलब थोड़ा इंटरनली हम ग्रोथ कर पाएँ, उसलिए ये भी चीज़ें आवश्यक हैं। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, प्रणाम। सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़।